क्या कर रहे थे, कुछ याद है आपको? हाँ, हेसेस लॉ कर रहे थे। और उसमें हम लोग क्या बता रहे थे कि जब भी कभी कोई रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, तो बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो वन स्टेप पे हो जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी रिएक्शन होते हैं जो कई सारे इंटरमीडिएट स्टेजेस आते हैं। उसके रिएक्टेंट से लेके प्रोडक्ट तक जाते जाते उसके बीच में कई सारे स्टेप्स आते हैं। तो उन सारे स्टेप्स में जितना इंथैल्पी का इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी कहीं पे एब्जॉर्ब होता है, कहीं पे रिलीज होता है, तो जितने भी इंथैल्पी का इन्वॉल्वमेंट होता है, नेट जो निकालेंगे वो वन स्टेप में जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाता है, जितना इंथैल्पी का इन्वॉल्वमेंट होता है उसी के बराबर आता है। यानी या तो सिंगल स्टेप में लें इंथैल्पी चेंज, या मल्टीपल स्टेप में लें, इंथैल्पी चेंज हमेशा सेम रहता है। तो सेम रहने की वजह से उन्होंने ऐसा कोई सिग्निफिकेंट बात तो नहीं है, लेकिन क्या बताया कि बहुत सारे ऐसे इंटरमीडिएट रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो डायरेक्ट नहीं बना सकते हम लोग, उसको इनडायरेक्टली इसी तरह से निकाल सकते हैं हेसेस लॉ के हेल्प से यूज़ करके। ठीक है, तो हम लोगों ने वो एक डेफिनेशन तो लिखा था हेसेस लॉ का, और अब उसके बाद एक दो क्वेश्चन है जो हम लोग करेंगे, तो ये कंसेप्ट समझ में आएगा कि ये हेसेस लॉ कैसे यूज़ होता है या कैसे इसका सिग्निफिकेंस है। तो क्या कर रहे थे, वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अलीगढ़, आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेईई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th 11th डिप्लोमा इंजीनियरिंग, BSc नर्सिंग, CET पैरामेडिकल वगैरह वगैरह कराते हैं। तो वो लोग जो लोग करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ऑनलाइन पे आप इंडिया के किसी भी, इंडिया और इंडिया के बाहर कहीं पे भी हों, आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के एक्सपीरियंस टीचर से अपने आप को तैयार कर सकते हैं, उनके गाइडेंस में तैयारी कर सकते हैं। तो ऑनलाइन पे प्लेटफॉर्म है, जो लोग चाहें जुड़ सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यूनिवर्सिटी की जो इन्फॉर्मेशन आते हैं बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कब क्या हो रहा है, क्या आ रहा है। अगर हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे, और उसी के हिसाब से आपका एक डायरेक्शनल इन्फॉर्मेशन रहेगा, आप उसी हिसाब से अपना अगला स्टेप चलेंगे। तो ये था हमारा, हम लोग कर रहे थे केमिस्ट्री 11th क्लास थर्मोडायनामिक्स हेसेस लॉ कर रहे थे, उसको हम बता रहे थे। आज हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिससे हेसेस लॉ के जो कंसेप्ट है उसका अप्लीकेशन, उसका सिग्निफिकेंस समझ में आएगा। हाँ, ये मैं सवाल को पढ़ता हूँ, समझाता हूँ और करके दिखाता हूँ कैसे इसमें हेसेस लॉ को यूज़ करके इसको यूज़ किया गया। इसमें क्या है, द combustion of 1 mole of benzene take place at 298 Kelvin and 1 atmospheric pressure. After combustion, carbon dioxide gas and water liquid are produced, and 3267 kilojoule of heat is liberated. Calculate the standard enthalpy of formation delta F H naught, standard enthalpy of formation, F for formation of benzene, standard enthalpy of formation of carbon dioxide gas and water liquid are minus 393.5 kilojoule and minus 285.83 kilojoule per mole respectively. क्या दे रखा है सवाल कि यहाँ पे बेंजीन को कंबशन कराते हैं, बेंजीन को जलाते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन में 298 केल्विन टेम्परेचर पे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। जब उसको जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है, और साथ ही एनर्जी रिलीज होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो और जो एनर्जी है वो है 3267
किलो जूल, इतना एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस्ड होता है। ये जब 1 मोल ऑफ बेंजीन को कंबस्टन कराते हैं तो। अब क्या बताया कि अगर हम बेंजीन को बनाना चाहें, यानी ये तो बेंजीन को जला दिया, अगर इस बेंजीन को फॉर्म करना चाहें, बेंजीन को बनाना चाहेंगे तो कितना इंथाल्पी की ज़रूरत पड़ेगी, कितना हीट की ज़रूरत पड़ेगी। क्या? कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा एफ नॉट एच नॉट ऑफ बेंजीन, डेल्टा एच नॉट एफ, यानी इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन को बनाने के लिए कितना एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, स्टैंडर्ड इंथाल्पी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आगे दे रखा है स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने के लिए जो स्टैंडर्ड इंथाल्पी है वो है 393.5 किलो जूल पर मोल। और इसी तरह से वाटर, स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ वाटर जो है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वो है -285.83 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, अब हमें बेंजीन को बनाने के लिए कितना इंथाल्पी की ज़रूरत होगी, ये सारे इंफॉर्मेशन दे रखे हैं। कितनी बात समझ में आई? अब इसको ऐसे जैसे बीच का एक रिएक्शन हमें पूछा है कि बेंजीन बनाने के लिए कितना इंथाल्पी की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए फिर हम लोग हेसेस लॉ का यूज़ करेंगे। अब बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है C6H6 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग सोल्यूशन करते हैं, बताते जाएंगे हम कैसे सोल्यूशन करने जा रहे हैं हम लोग। तो द फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन बनेगा कैसे? C6H23 gives C6H6 plus 3267 किलो जूल, इतना एनर्जी दे रखा है। फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, सॉरी, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन नहीं, ये हमें ठीक है ना। क्या दे रखा फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन में कि यहाँ पे जो है कार्बन है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके C6H6 बनाता है। ये बेंजीन का जो फार्मूला था C6H6 है, तो C6H6 कैसे आएगा? तो कार्बन का एक एटम लेता है, उसको 6 है, ये कार्बन बेसिकली ग्रेफाइट है। क्या है ये? ग्रेफाइट जो ना एटम के फॉर्म में मिलता है, तो हम लोग यहाँ पे जो है ना इसको एटम के फॉर्म में लिख देते हैं, ग्रेफाइट। ठीक है ना, तो ग्रेफाइट एटम के फॉर्म में मिल जाता है। तो क्या बताए कि ग्रेफाइट को अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट कराएंगे तो ये हमें C6H6 ये बेंजीन मिल जाएगा। लेकिन ये जो बेंजीन मिला है, ये हम लोगों ने इक्वेशन को बैलेंस कर दिया है कि 6 कार्बन का एटम चाहिए और हाइड्रोजन का एटम भी 6 चाहिए, तो इसको इस तरह से बैलेंस कर दिया। लेकिन जिस वक्त ये बन रहा होगा उस वक्त इंथाल्पी कितना चेंज आएगा, ये हमें निकालना है। ठीक है ना, ये वाला हमें निकालना है। अब लेकिन क्या दे रखा हमें, दूसरा जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है वो क्या दे रखा है कि कंबशन ऑफ बेंजीन, अगर 1 मोल ऑफ बेंजीन को पूरे कंप्लीटली कंबस्ट करेंगे तो हमें कितना एनर्जी मिलेगा, वो है 3267 किलो जूल, 3267 जूल। तो अब मैं इसको लिखता हूं, द कंबशन ऑफ बेंजीन, ठीक है ना, द कंबशन ऑफ बेंजीन, कंबशन ऑफ बेंजीन, ये इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं हम लोग, इस पे इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं ऊपर वाले को। बेंजीन को जलाएंगे तो C6H6 है, जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है O2, और ये जब जलेगा तो हमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस
H2O ये हमें मिलता है, और साथ ही हमें डेल्टा H इंथाल्पी स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ कंबशन जो दे रखा है, ये कंबशन जो दे रखा है -3267 किलो जूल, इतना हमारा इतना एंथैल्पी रिलीज होता है। अब इसको हम लोग बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। तो जब इसको जलता है, बेंजीन जब जलता है तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन बनता है, और ये वाटर बना हुआ है, तो वाटर ये है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन था, हाइड्रोजन जो था ना, यहाँ पे 6 था, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है, तो यहाँ पे 3 ले लेंगे तो हाइड्रोजन भी 6 हो गया। कितनी बात समझ में आई? हाइड्रोजन 6 हो गया, लेकिन अब टोटल ऑक्सीजन कितना हो गया? 6 2 12 यहाँ पे, और 3 यहाँ पे, 15 हो गया, ठीक है ना। ऑक्सीजन 15 हो गया। यहाँ पे जो O2 लिया, तो एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम है, तो हम लोग 15/2 ले लेते हैं, तो ये हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया, ठीक है ना। तो क्या दे रखा है कि ये जो एक हमारा बेंजीन है, एक मोल कंप्लीटली हम लोग बर्न करते हैं, तो इसका जो है C6H6 प्लस 15/2 O2 इज इक्वल टू 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, और इसका जो इंथाल्पी चेंज ऑफ कंबशन जो है ये दे रखा था सवाल में, ठीक है। अब कौन कौन सा दे रखा है इंथाल्पी? ये तो दे रखा है कंबशन का, आगे दे रखा है स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा है, और वाटर भी दे रखा है। तो अब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनता है उसका इक्वेशन लिखते हैं, वाटर का भी इक्वेशन लिखते हैं। कितनी बात सुन में? तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर के 2-3 लाइन मिटाता हूँ। क्या दे रखा है? ये एंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। 1 मोल ऑफ CO2 बनने के लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी कितना दे रखा है, वो रिएक्शन लिखते हैं। तो C तो एक कार्बन है, ये कार्बन जो है ना हमें ग्रेफाइट से मिल जाता है, तो यहाँ पे बेसिकली ग्रेफाइट ही यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये O2 हो गया, तो ये हमें मिल जाएगा, हमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। और इसका जो इंथैल्पी चेंज दे रखा है डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू -3, ये दे रखा है, यहाँ पे दे रखा ना, ये -393.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना, पर मोल। ये बात सुन में, ये तो ऊपर का हो गया हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का। अब ये वाटर का ले लेते हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर क्या दे रखा है? इसको वाटर का लिखेंगे तो हाइड्रोजन है प्लस हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है, ये हमें देगा H2O लिक्विड, ये बन जाएगा। और इसमें डेल्टा H इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर जो दे रखा है -285.83 किलो जूल पर मोल। कितनी बात सुन रही? तो ये जितने भी रिएक्शन थे इस वाले क्वेश्चन में हमने सबको लिख दिया। पहले लिखा कि बेंजीन का फॉर्मेशन जो होता है, तो बेंजीन जो बनता है तो कार्बन और हाइड्रोजन के रिएक्शन से बनता है, तो ये हमने कार्बन और हाइड्रोजन का रिएक्शन से बेंजीन बना दिया। इसका इंथैल्पी चेंज हमें निकालना है, ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन का इंथैल्पी चेंज निकालना है। लेकिन कंबशन ऑफ बेंजीन का जो दे रखा है, इसको मैंने बैलेंस किया है। बेंजीन को जब जलाते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ये वाटर बनता है, और साथ ही इतना एनर्जी रिलीज करते हैं हम लोग, ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। फिर इसी तरह से फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का लिख दिया, ये हम लोग ने एक जनरल रिएक्शन लिख दिया। इसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखा था 393.5 किलो जूल पर मोल।
ऐसे ही वाटर का भी दे रखा हमारा। तो ये जो जो हमें रिएक्शन दे रखा था हमने सबका लिख दिया। अब क्या बताया कि इसके हेल्प से हमें निकालना है कि बेंजीन को जब बनाते हैं तो कितना एंथैल्पी चेंज होता है। ठीक है, बाकी ये 2 लाइन मिटा दूं मैं बीच का। इन सब का इक्वेशन डाल देते हैं। जैसे ये हम लोगों ने एक इक्वेशन, तो ये 1 नंबर डाला था, इसको हम लोग 2 नंबर डाल देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। कंबशन ऑफ बेंजीन को, ये फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 3 नंबर इक्वेशन कर लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वाटर 4 नंबर कर लेते हैं ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो बेंजीन को बनाने का जो हमारा जनरल इक्वेशन जो लिखा हुआ है, इसको इसमें क्या देखा, जो कार्बन है वो 6 है, यहाँ पे कोफिशिएंट 6 है। ठीक है, और हमें कार्बन का एक रिएक्शन जो कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिएक्शन है, ये ग्रेफाइट को ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो हमें इसको बनाने के लिए 6 कार्बन का एटम चाहिए। अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 6 यहाँ आ जाएगा। कितनी बात सुन में। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन को 3 कोफिशिएंट है हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के सामने, तो ये वाटर जो बना रहे हैं हम लोग, उसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आता है। अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3 के बराबर हो जाएगा। फिर उसके बाद ऐड कर दें हम लोग। कितनी बात सुन में। तो अब ये जो थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन है, थर्ड को तो हम लोग कार्बन के लिए, कार्बन 6 के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फोर्थ वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जब 6 से करेंगे तो पूरा ही 6 से मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा यहाँ यहाँ यहाँ, ये एनर्जी को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि वो तो 1 मोल का है। अब यहाँ 6 मोल करेंगे तो 6 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही जब 3 से यहाँ करेंगे तो 3 से सब पूरे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एनर्जी में भी 3 से करेंगे। हम लोग 6 और यहाँ पे और 3 यहाँ पे क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्यों रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग, वो इसलिए कि जो बेंजीन बनेगा तो उसका हम लोगों ने रिएक्शन लिखा है कि कार्बन और हाइड्रोजन को मिलाते हैं तो बेंजीन बनता है, और कार्बन जो ग्रेफाइट से मिल गया, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल था उससे मल्टीप्लाई। तो ये जो कोफिशिएंट है इसके सामने, इसको इतना हमें चाहिए, तो इसके लिए हम लोग का जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था उसको ही हमें इस तरह से अरेंज करना कि इसके बराबर कर ले मल्टीप्लाई करके। ठीक है, कितनी बात समझ में। तो अब मैं इसको लिखता हूं, हाँ इसको मैं लिखता हूं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 by 6 and equation 4 by 3 we get। ठीक है ना, कितनी बात समझ में। तो अब हम लोग यहाँ पे 6 से कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 6C प्लस 6O2, ठीक है ना, गिव्स 6CO2 ये देगा, और डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ दिस, इसको 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 5 जा 30, 0 3 6 जा 18 और 3 21, 2 6 9 जा 54 और 2 56, 5 6 जा 18 एंड 5 23, ये माइनस में इतना किलो जूल आ जाएगा। ये कितनी बात समझ में आई। आगे चले हम लोग। अब हम लोग किसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग इक्वेशन 4 को 3 से, ये जो 4 है इक्वेशन, ये 4 नंबर इक्वेशन है, इसको 3 से कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 3H2 प्लस 3/2O2, और ये दे रखा 3H2O, ये लिक्विड आ जाएगा ये। और अब डेल्टा
इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर जो था, इसका जो इंथाल्पी है इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 2 कैरी कर लिया, 3 5 जा 15 एंड 2 17, 1, 3 8 जा 24, 125, 2 3 2 जा 6 एंड 2 8। तो ये इतना किलो जूल आ गया। ये यहाँ पे ना किलो जूल पर मोल लिखा हुआ है, ये मोल भी ले रखा है ये, ठीक है ना, किलो जूल पर मोल। कितनी बात समझ में आई? अब इसका इक्वेशन जो है ना, यहाँ तक 4 तो डाल रखा था, हम इसको इक्वेशन नंबर 5 कर लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 6 कर लेते हैं। कितनी बात समझ में आई? अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। एडिंग ऑफ इक्वेशन 5th and 6th, एडिंग ऑफ इक्वेशन 5th and 6th, ठीक है। ये जो इक्वेशन है ये अब मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि ये तो हमें निकालना ही है, ये तो पता ही है, इसे हमें निकालना है, तो हम इसको मिटा दे रहे हैं इसको। ये तो हमारा क्वेश्चन है। इसको जब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए C6C प्लस 3H2O, ये देखिए 6C3H2O, और ये ऑक्सीजन प्लस कर दिया तो क्या है 6 2 जा 12 हो गया, और ये कितना जगह 3, तो 12 and 3 15/2, 15/2, 15 ऑक्सीजन हो गया। देखिए 6 2 जा 12 ऑक्सीजन एटम है ना यहाँ पे, और ये 3/2 था O2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हुआ 3, तो 12 तो यहाँ था 3, तो 15/2 कर दिया इसको, इस तरह से हमने लिख दिया। ये हमें इधर देगा हमें 6CO2 प्लस 3H2O, ये इधर हमारा प्रोडक्ट बन गया। और साथ ही ये जो एनर्जी था डेल्टा H स्टैंडर्ड एंथैल्पी, इन दोनों को भी प्लस करेंगे क्योंकि इन दोनों को प्लस कर रहे हैं, तो ऐसे ही इन दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। तो जब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ये 9 4, तो ये बाहर का आ जाएगा, और ये जो है ना 7 1 8 6 5 11 12 3, तो माइनस किलो जूल पर मोल आ जाएगा। ये हमारा आ जाएगा डेल्टा H स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये इतना आ जाएगा हमारा। कितनी बात समझ में है? ये हमारा ऐसे ही है जैसे ये हमारा इक्वेशन नंबर 7 कर लेते हैं, इसको 7 नंबर इक्वेशन कर लेते हैं, ठीक है, 7 नंबर इक्वेशन कर लेते हैं। और यहाँ पे जो है ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं 7 वाले को। ये जो सेकंड वाला इक्वेशन है इसको उलट देते हैं। उलटने का मतलब क्या हुआ कि जो रिएक्टेंट इधर था वो प्रोडक्ट की तरफ चला जाएगा, और जो प्रोडक्ट था वो रिएक्टेंट की तरफ चला जाएगा। कितनी बात सुन में? और ये जो एनर्जी जो एंथैल्पी ऑफ कंबशन जो है ना, ये तो एक्सोथर्मिक था, जब ये जल रहा था तो इतना हीट रिलीज हो रहा था, लेकिन जब रिएक्शन को पलट देंगे तो ये कंबशन के बजाय फॉर्मेशन हो जाएगा अब, तो फिर इतना एनर्जी जो है ना प्लस माइनस में ना यही प्लस में हो जाएगा। जैसे ये बेंजीन को जला रहे थे तो ये बना हमारा प्रोडक्ट, और साथ ही इतना एनर्जी रिलीज हुआ, एक्सोथर्मिक हुआ तो माइनस में दिखा दिया। लेकिन अगर हम लोग इसको वापस ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इधर आ जाएगा, हाइड्रोजन वाटर इधर आ जाएगा, ये दोनों कंबाइन करेंगे ये बनेंगे, तो फिर इसका मतलब ये जो माइनस था ना वही प्लस में चेंज हो जाएगा।
तो हम इक्वेशन नंबर 2 को रिवर्स कर रहे हैं, ऊपर से मिटा दें हम, रिवर्सिंग द इक्वेशन 2। रिवर्सिंग द इक्वेशन 2, ठीक है। वी गेट, क्या मिलेगा हमें, 6CO2 प्लस 3H2O। ये इधर आ गया, ये वाला इक्वेशन इधर आ गया, ये इधर चला जाएगा, C6H6 प्लस 15/2 O2, ठीक है। और ये डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन जो होगा, ये जो माइनस था ये प्लस में चला गया, 3267.0 किलो जूल पर मोल, ये हमारा हो गया। अब इसको इक्वेशन नंबर 8 कर देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 8 कर देते हैं। कितनी बात सुन में, आगे चले हम लोग। अब क्या बताया कि ये जो इक्वेशन है, ये जो अब बन के आया 8 नंबर, अगर हम लोग इसको इस वाले इक्वेशन नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ऐड कर देंगे, तभी ऐड कर देते हैं। तो अब क्या करेंगे, ये जो 7th वाला इक्वेशन था वो और जो 8th वाला इक्वेशन था वो दोनों को ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन 7 and 8, एडिंग इक्वेशन 7 and 8, ठीक है। अब ये देखिए, ये तो 7 है और ये 8 है, तो लेफ्ट में जो टर्म है, राइट में जो टर्म है, इसको मैं यहीं पे फिर से ऐड कर देता हूं, यहीं पे लिख देता हूं। तो क्या आ जाएगा, ये C6 प्लस 3H2O प्लस 15/2 O2, ये यहाँ लिख दिया, 6CO2 प्लस 3H2O, और ये जो इंथाल्पी है डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ, इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है ना, -3218.49 किलो जूल पर मोल आ गया है, ठीक है ना। ये अब इन दोनों को ऐड करना हमें। अब ये देखिए, इसे थोड़ा सा मिटा देते हैं, ये जो टर्म है, ये जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम लोग उधर ले जाएंगे तो इधर तो प्लस में था, जब उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड 6 मॉलिक्यूल है, तो ये भी 6 मॉलिक्यूल है, मगर ये राइट में है, ये लेफ्ट में है। अगर मैं इसको इधर ले जाऊंगा शिफ्ट करके तो माइनस हो जाएगा, कैंसिल होगा। चाहे इसको मैं इधर लेके आ जाऊं तब भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये कैंसिल कर देंगे, ये जो मॉलिक्यूल है ये कैंसिल कर देंगे, ये 15/2 ये कैंसिल कर देंगे। कितनी बात सुनिए, हम लोग कर क्या रहे हैं, एडिंग कर रहे हैं। अब जो बचा वो देख लीजिए क्या बचा, लेफ्ट में जो बचेगा हमारा, ये बचेगा 6C प्लस 3H2O, और राइट में मिलेगा C6H6, और बाकी सब कट गए। और साथ ही यहाँ पे चेंज इन इंथाल्पी, इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो मिलेगा, इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन वो क्या मिलेगा, देखिए
ये प्लस में था 3267 और ये 218, तो ये कम है, ये ज़्यादा है। ऊपर वाला ज़्यादा है, नीचे वाला कम है। ऊपर वाला प्लस में है, ऊपर वाला प्लस में है, नीचे वाला माइनस में है। तो प्लस का वैल्यू ज़्यादा है तो साइन प्लस में आएगा। कितनी बात समझ में आई? और ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करना है, तो ये देखिए 0 0 है यहाँ पे, तो ये 9 है तो ये 1 आ जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5 आ जाएगा। ये तो डेसिमल के बाद वाला हो गया। अब ये हो जाएगा 1 उधर गया तो 6, 6 में से 8 जाएगा, यानी 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा। और ये हो गया 5, 5 में से 1 जाएगा तो 4, तो ये किलो जूल पर मोल ये आ जाएगा हमारा, यानी ये हमारा 48.51 किलो जूल पर मोल आया। ये जो इक्वेशन है, ये हम लोग इक्वेशन नंबर 1 लिखा था। देखिए इक्वेशन नंबर 1, इसमें ये दिखाया था। हाँ हाँ, देखिए बताइए, ये इक्वेशन नंबर 1 लिखा था। अब इस बात को मैं समझा रहा हूं क्या है कि क्या बताया यहाँ पे कि कार्बन को हाइड्रोजन के साथ, ये हाइड्रोजन नहीं, वाटर कहाँ से आ गया? ये वाटर नहीं था, ये वाटर नहीं था हमारा, ये वाटर नहीं था, ये हम लोग कहीं से इक्वेशन जो था ना, ये हम लोगों ने हाँ H2 था खाली, तो ये वाला जो ना गलत लिखा गया ये। हाँ ये जो है ना गलत लिखा गया ये कहीं पे। अब देखते हैं ये कहाँ से गलत लिखा गया ये तो मिटा दिया। इसके ऊपर यहीं पे था, ये यहीं पे था, ये ऐड इक्वेशन 4 और 5 ये था। ठीक है, तो क्या बताया कि अगर हम लोगों को बेंजीन बनाना है तो बेंजीन को बनाने के लिए कार्बन को हाइड्रोजन से रिएक्ट कराते हैं। अब कार्बन को हाइड्रोजन से रिएक्ट कराएंगे तो ये बेंजीन बन जाएगा, मगर उसके लिए इंथैल्पी कितना चाहिए, और ये इंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा? ये देखिए इंथैल्पी चेंज प्लस में आ रहा है, इंथैल्पी चेंज प्लस में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग बेंजीन को बनाते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के हेल्प से, तो वो एक इंडोथर्मिक प्रोसेस है, वो एक इंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब मैं दोबारा से पूरे सवाल को एक एक करके समझा रहा हूं, बता रहा हूं, ठीक है ना? आगे चले। क्या बताया कि एक सवाल ये दिया कि अगर हमें बेंजीन बनाना है तो कितना इंथैल्पी की जरूरत पड़ेगी। उसके बनाने के लिए कुछ हमें इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं। क्या दिया है कि कंबशन ऑफ बेंजीन, 1 मोल ऑफ बेंजीन को अगर जलाते हैं हम लोग, तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, और उसका जो एनर्जी रिलीज होता है वो होता है 37 किलो जूल पर मोल। इतना एनर्जी निकलता है जब बेंजीन को जलाते हैं तो। और इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को जब जलता है, बेंजीन जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा है -393.5 किलो जूल पर मोल दे रखा है, और वाटर का फॉर्मेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है 285.86 किलो जूल पर मोल दे रखा है। इतना इंफॉर्मेशन हमें दे रखा है, और उसके इंफॉर्मेशन से हमें बताना है कि बेंजीन को अगर बनाएंगे तो कितना इंथैल्पी की ज़रूरत होगी। ठीक, तो बेंजीन जो बनेगा वो कैसे बनेगा? कार्बन को हाइड्रोजन से जब रिएक्ट कराएंगे तो बेंजीन बनता है। तो सबसे पहला इक्वेशन हमने लिखा है कि कार्बन को हाइड्रोजन से बेंजीन बनाया और बैलेंस कर दिया, क्योंकि बेंजीन का फॉर्मूला था C6H6। ठीक है, तो हम लोगों ने कार्बन का 6 कार्बन एटम प्लस 3H2 को इक्वल कर दिया, या रिएक्शन दिखा के दिखाएगा C6H6 बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। और साथ ही उसका इंथैल्पी चेंज कितना होगा वो हम लोगों ने क्वेश्चन मार्क में लगा दिया, वो हमें निकालना है। दूसरा इक्वेशन हमने लिखा है कि बेंजीन को जब जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी बनता है। तो दूसरा जो इक्वेशन हम लोगों ने बनाया है कंबशन ऑफ बेंजीन,
ठीक है ना। C6H6 को जलाएंगे तो वहाँ पे हम लोगों ने ऑक्सीजन का यूज़ होगा, क्योंकि कोई भी फ्यूल जलता है तो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो अब हम लोगों ने वहाँ पे ऑक्सीजन यूज़ कर लिया अलग से, और फिर उसको जला के कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाया, और जो जलने के बाद इंथैल्पी रिलीज हो रहा था वो इंथैल्पी हम लोग लिख दिया -3267 किलो जूल पर मोल। और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने राइट में जितना ऑक्सीजन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बना ऑक्सीजन आ गया, वाटर बना तो उसमें H2O ऑक्सीजन आ गया, तो कितना ऑक्सीजन आ गया एक्स्ट्रा, वो हम लोगों ने लेफ्ट एंड राइट को बैलेंस कर दिया ऑक्सीजन का। ये हम लोगों ने लिखा दूसरा इक्वेशन। यहां तक समझ में आ गई बात। उसी तरह से अब देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड जब बनता है तो उसका फॉर्मेशन का इंथैल्पी कितना और बनता कैसा, इक्वेशन क्या होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने के लिए कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो एक कार्बन ले लिया और एक O2 ले लिया और कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, और उसका एंथैल्पी लिख दिया उसके सामने, डेल्टा एच, इक्वेशन नंबर 3 बना दिया उसको। ठीक है, डेल्टा एच में वहां पे 393 -393.5 किलो जूल पर मोल वहां पे लिख दिया हम लोगों ने। ये तीसरा इक्वेशन बना दिया हम लोगों ने। चौथे में वाटर का फॉर्मेशन बनाया हम लोगों ने। वाटर में क्या देखा कि H2O बनाना है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो एक तरफ हाइड्रोजन ले लिया हम लोगों ने, फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दिया, वाटर बना दिया। ठीक है ना। तो हाइड्रोजन का एटम ले लिया, और नहीं, एक मॉलिक्यूल ले लिया, H2 मॉलिक्यूल ले लिया, ऑक्सीजन का एक एटम चाहिए तो O2 को आधा कर दिया हम लोगों ने, और फिर H2O बना के, और फिर हम लोगों ने वहाँ पे उसके सामने इंथैल्पी कितना होता है फॉर्मेशन ऑफ वाटर, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर कितना होता है वो लिख दिया। वो था हमारा -285.86 किलो जूल पर मोल। ये चौथा इक्वेशन बना दिया। ये तो हमारे एक क्वेश्चन और 3 इंफॉर्मेशन के हिसाब से इक्वेशन बना दिया जो दिया हुआ था क्वेश्चन में। अब हमें क्या है कि बेंजीन बनाना है, बेंजीन को फॉर्म करना है, तो बेंजीन के फॉर्मेशन को जो इक्वेशन है उसे हम चेक करते हैं। तो क्या देखते हैं कि 6 कार्बन का एटम और 6 हाइड्रोजन एटम मिलके बेंजीन बना हुआ है। तो जो इक्वेशन हमने पहला वाला इक्वेशन लिखा है वो 6C प्लस 3H2 इज इक्वल टू बेंजीन लिखा हम लोगों ने, पहला वाला इक्वेशन। ठीक है, अब हमें कार्बन का एटम चाहिए 6, और कार्बन का एक इक्वेशन हमने बनाया है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 में कार्बन चाहिए 6, और वहां पे जो इक्वेशन है कार्बन डाइऑक्साइड को उसमें कार्बन 1 है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि वो इस इक्वेशन नंबर 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि 6 कार्बन हो जाए हमें। तो 6 से पूरे इक्वेशन को लेके इंथैल्पी को सबको मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, और उसको 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन है वो इक्वेशन नंबर 5 लिख दिया। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 5 में हमें 6 कार्बन का बना दिया। अब हमें हाइड्रोजन चाहिए, H2 3 चाहिए, 3H2 है जो फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन का इक्वेशन नंबर 1 में है, तो वहां पे 3H2 लिखा हुआ है, यानी H2 जो मॉलिक्यूल वाला फोर्थ वाला इक्वेशन है फॉर्मेशन ऑफ वाटर लिखा हुआ है, H2 प्लस हाफ O2 इज इक्वल टू H2O लिक्विड, फिर उसके बाद इंथैल्पी लिखा हुआ है इक्वेशन नंबर 4। तो H2 को हमें 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो बेंजीन में 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल चाहिए, उसके बराबर हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 4 को हम लोगों ने 3 से पूरा लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद वो जो आया इक्वेशन नंबर 6 लिख दिया उसको। 5th एंड 6 हम लोगों ने कोफिशिएंट को, कार्बन के कोफिशिएंट और हाइड्रोजन के कोफिशिएंट को बराबर कर दिया है 5th एंड 6th इक्वेशन में। अब हमने दोनों 5th एंड 6th को प्लस कर दिया। तो जब प्लस कर रहे तो क्या मिल रहा है, 6 कार्बन एटम प्लस 3H2 प्लस 15/2 O2, ऑक्सीजन के भी मॉलिक्यूल जो बैलेंस किया था वो लिखा था। ठीक है, और प्लस राइट हैंड में आया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आया है, और फिर वाटर आया है,
और साथ ही इंथाल्पी को, दोनों के इंथाल्पी को प्लस कर दिया हमने। जब दोनों के इंथाल्पी को प्लस कर दिया है तो वो प्लस होने के बाद जो आया है -3200 218.49, ये वाला आया है इनको प्लस करने के बाद। ठीक है ना, उन दोनों को प्लस किया, 5th एंड 6th को जब प्लस किया तो हमारा इधर लेफ्ट में मिला था 6 कार्बन प्लस 3 O2 प्लस 15/2 O2। उसके बाद फिर राइट में मिला CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, फिर वाटर प्लस इंथाल्पी। इंथाल्पी में मिला हमें 3218.49 किलो जूल पर मोल, वो मिल गया। ये इक्वेशन नंबर हमारा हो गया 7। ये इक्वेशन नंबर हो गया हमारा 7। अब 7 के बाद हमने 8 वाला इक्वेशन कहां से लाया है? जो इक्वेशन नंबर 2 था हमारा, कंबशन ऑफ बेंजीन, उसको हमने उलट दिया है। जो लेफ्ट में था रिएक्टेंट के साइड में था, उसको हमने प्रोडक्ट के साइड में कर दिया, और जो प्रोडक्ट के साइड में था वो रिएक्टेंट के साइड में कर दिया। और जो इंथाल्पी का साइन था, पहले माइनस में था, 3267 किलो जूल था, वो माइनस में था, अब वो प्लस में हो जाएगा क्योंकि हमने रिवर्स कर दिया है पूरे टर्म को। तो जो एक्सोथर्मिक था अब वो इंडोथर्मिक कहलाने लगेगा। कितनी बात सुनने। अब ये बना इक्वेशन नंबर 8। वो जो 7 वाला है और वो जो 8 वाला है, वो दोनों में जो मॉलिक्यूल है वो ऑलमोस्ट सेम सेम आ रहे हैं, बैलेंस करके आ रहे हैं। तो हमने क्या किया, 7 और 8 को प्लस कर दिया। अब ये 7 और 8 को प्लस कर रहे थे, रिवर्सिंग करने के बाद प्लस कर रहे थे, तो हमें C6C प्लस 3H2 ये मिल गया, यहाँ से बच गया, और ये C6H6 बच गया, बाकी सब कट गए। जब ये हम लोगों ने प्लस कर रहे थे तो जाहिर है इसके इंथाल्पी को भी प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास तो पहले वाला में जो था हमारा कंबशन वाला में वो प्लस 3267, क्योंकि इसको रिवर्स किया था ना, तो जो माइनस में था वही प्लस में हो गया था। और वो जो फॉर्मेशन वाला था कार्बन डाइऑक्साइड का और उसका, वो था -3218.49। तो अब देखते हैं कि ये 3267 ज़्यादा है, तो अब हमारे पास इंथाल्पी का जो ऐड करने के बाद आया है वह है 48.51, प्लस में आया है। क्या समझ में आया कि अगर 1 मोल बेंजीन को बनाना चाहते हैं कार्बन और हाइड्रोजन से, तो हमें 48.51 किलो जूल एनर्जी देना पड़ेगा। ये प्लस में है, प्लस का मतलब ये कि इसका जो फॉर्मेशन है ये एक इंडोथर्मिक प्रोसेस है। फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन एक इंडोथर्मिक प्रोसेस है। कितनी बात सुन में। अब ये क्या बताया कि अगर हम डायरेक्ट अगर फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन निकालना चाहते कि फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन में कितना इंथाल्पी का चेंज होता है, तो कोई भी मेथड नहीं है, ना कोई दूसरा तरीका है। लेकिन ये जो कंबशन ऑफ बेंजीन था या फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड था, फॉर्मेशन ऑफ वाटर था, उन्हीं इक्वेशन को अरेंज करके हम लोगों ने कुछ इस तरह से किया कि ये हमारा फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन का इक्वेशन बन गया भी गया और इंथाल्पी भी पता चल गया। तो ये जो है ये हेसेस लॉ के हेल्प से बनाया गया है, क्योंकि बहुत सारे जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उसका जो इंथाल्पी है वो डायरेक्ट तो पता नहीं हो सकता। तो इनडायरेक्ट में क्या होता है कि जो कई सारे स्टेजेस आते हैं, जैसे यहाँ पे भी कई सारे स्टेजेस आए हैं, जैसे 8 इक्वेशन बनाया है, तो हम लोगों ने कई सारे इंटरमीडिएट स्टेजेस बनाए हैं। फॉर्मेशन ऑफ वाटर बनाया, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, फिर उसको बैलेंस किया। तो ये जो तरीका है करके एक पर्टिकुलर टाइप के प्रोडक्ट को निकालने के लिए जो डायरेक्ट नहीं निकल सकता, ये हेसेस लॉ के हेल्प से निकाला गया है या निकालते हैं, ऐसे डायरेक्ट नहीं निकल सकता। कितनी बात समझ में आई। ये तो है बहुत आसान, ये तो है बहुत आसान, लेकिन आपको पहली दफ़ा देख रहे हैं तो थोड़ा बड़ा लगेगा, लेकिन है बहुत आसान। सबसे पहला रिएक्शन किसका, क्या चीज़ हमें बनाना है वो लिखना है, और जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है उन सबको पहले उसका इक्वेशन लिख देना है। फिर उसके बाद हमें जो रिक्वायरमेंट है पहला इक्वेशन में, उसी के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। कितनी बात सुन में। एक एग्जाम्पल और करते थे, एक कार्बन मोनोऑक्साइड का भी दे रखा है ये,
छोटा है लेकिन वो इतना बड़ा नहीं है। ये एक छोटा सा सवाल दे रखा है इसमें, कैलकुलेट द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। The standard enthalpy of formation of carbon dioxide is minus 393.5 kilojoule per mole, and carbon monoxide to carbon dioxide is minus 283.0 kilojoule per mole। कितनी बात समझ में आई? ये दे रखा हमारा, तो हमें बनाना कौन सा है, पहले मैं उसको लिखते हैं हम लोग। तो हमें बनाना है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का हम लोग लिखते हैं हम लोग। तो C को ऑक्सीजन हाफ से जब रिएक्ट कराएंगे तो ये बन जाएगा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। और डेल्टा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कितना होगा, ये हमें निकालना है। ये हम इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं, ठीक है ना। यही तो हमें बनाना है, हमें कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका कितना होगा, ठीक है ना। अब क्या दे रखा है हमें, देख क्या क्या रखा है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो दे रखा है वो 393 है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा कैसे, हमें एंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। कैसे बनेगा ये कार्बन जो है ना आमतौर पे ग्रेफाइट से निकालते हैं हम लोग, तो मैं डायरेक्ट कार्बन लिख रहा हूँ, ग्रेफाइट नहीं लिख रहा हूँ। कार्बन को ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करा देंगे तो CO2 बन जाएगा, और डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड माइनस 393.5 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। कितनी बात समझ में आई? ये कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पे कार्बन मोनो से कार्बन डाइऑक्साइड का भी दे रखा है, ये कार्बन मोनो को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलते हैं तो उसका भी एक दे रखा है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ का CO2 फ्रॉम CO, ठीक है ना। तो CO को हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे ना, ठीक है ना। O2 को एक ऑक्सीजन यहाँ से ले लेते हैं, ये CO, तो एक के पास तो ऑलरेडी ऑक्सीजन एक था ही था, तो एक मिल जाएगा तो ये CO2 हो जाएगा। और इसका जो डेल्टा H एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो दे रखा माइनस 283.0 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। ये इसका दे रखा है, इसको इक्वेशन नंबर 3 कर लेते हैं। इतना ही, यही दे रखा है इतना, एक तो हमें ये बनाना है और ये 2 रिएक्शन दे रखा है, इसी के हेल्प से हमें ये इसका एंथैल्पी निकालना है। ये हम क्वेश्चन को मिटा दे, आगे चलते हैं हम लोग। इसको क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 को इसको इन्वर्स कर देते हैं। देखिए इधर कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं है पहले में, ठीक है। इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसको जो है ना इन्वर्स कर लेते हैं। पहले ये देख लीजिए, यहाँ पे एक कार्बन मोनोऑक्साइड जो बनेगा ना, इसमें एक ही कार्बन चाहिए, तो यहाँ एक कार्बन है, तो इसको किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। कितनी बात सुनिए, तो ये एज इट इज छोड़ देते हैं। और इधर भी कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो यहाँ पे कार्बन का नंबर सेम है, तो कुछ नहीं करना है। अब क्या करते हैं, ये जो है ना राइट में आना चाहिए, ये कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो इसको इधर आना चाहिए राइट हैंड में, तो इसको इक्वेशन को उलट देते हैं, को इक्वेशन नंबर 3 को इन्वर्स कर देते हैं। सो रिवर्सिंग द इक्वेशन 3, रिवर्सिंग द इक्वेशन नंबर 3, ठीक है।
तो इसमें रिवर्स करना तो क्या होगा, CO2 तो इधर चला आएगा और ये चला जाएगा उधर, तो CO वहाँ पे चला जाएगा प्लस हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन ये आ जाएगा। और ये जैसे यहाँ पे प्लस में माइनस में था ना, एक्सोथर्मिक था, तो ये आ जाएगा डेल्टा एच ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये प्लस में चला जाएगा 283 किलो जूल पर मोल। ये बताइए कितना समझ में आया, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। ये कितना समझ में आया, आ गया ना। अब ये जो इक्वेशन है 4 और ये जो इक्वेशन सेकेंड है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, सेकेंड को 4 के साथ ऐड कर देते हैं, ठीक है। एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ, ठीक है। तो मैं सेकेंड तो ये फोर्थ तो ये है ही हमारे पास, यहाँ पे हम सेकेंड को ऊपर ला लेते हैं, तो ये आ जाएगा C+O2 और ये आ जाएगा CO2 और यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है ना -393.5 किलो जूल पर मोल आ जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए CO2 इधर लेफ्ट में है, इधर जाएगा राइट में, तो माइनस में आ जाएगा, तो कौन कौन कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला CO2 कैंसिल हो जाएगा इसको, कितनी बात सुन में। और ये जो ऑक्सीजन है, ये आधा ऑक्सीजन यहाँ पे है, ये पूरा है, ठीक है। तो अगर हम इसको इधर लाते हैं, इसको हम ये वाला, इसको आधे ऑक्सीजन को यानी एक एटम को इधर लेके आते हैं, तो देखो ये 2 एटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम है, यहाँ पे एक एटम है। अगर हम इसको इधर लाएंगे तो प्लस में है ना, तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 2 में से एक एटम निकल जाएगा, तो एक ही बचेगा। कितनी बात सुन में। तो ये जो हमें रिजल्ट मिलेगा, हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो देखिए, ये कार्बन तो यहाँ बच जाएगा और यहाँ हाफ ऑक्सीजन बच जाएगा। देखिए ये आधा था, इधर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, इसमें से 2 में से एक चला जाता, एक बच गया ये, और यहाँ से क्या बचेगा, CO2 राइट में बच गया। कितनी बात समझ में। यहाँ पे हम दोनों को ऐड कर रहे थे, तो यहाँ पे इंथैल्पी में भी ऐड कर देंगे, इंथैल्पी को भी ऐड कर देंगे, तो डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा एच, तो जब ये प्लस करेंगे तो माइनस का वैल्यू ज्यादा है, ठीक है ना। तो ये तो 5 बच जाएगा, इसमें से 3 में से 3 जाएगा 0 आ जाएगा, 9 में से 8 गया 1 आ जाएगा, 3 में से 2 गया 1 आ जाएगा, और माइनस का ज्यादा है तो माइनस का आ जाएगा किलो जूल पर मोल। तो ये 110.5 किलो जूल पर मोल फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड का इंथैल्पी है, और यही पूछा है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दिया हुआ था। तो ये हमारा हो गया, ये फाइनल रिजल्ट आ गया, ये वाला, ये छोटा सा था, ज्यादा रिएक्शन नहीं था इसमें। कहाँ समझ में आया, कहाँ नहीं है। हाँ थोड़ा सा रिवीजन करना होगा, थोड़ा सा नई चीजें हैं ये, एसएस लॉ का यूज करके किसी भी इंटरमीडिएट स्टेज का इंथैल्पी कैसे निकालते हैं, निकाल लेते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं फिर से एक बार इसको रिवीजन कर देता हूँ। ये बताया क्या कि हमें कार्बन मोनोऑक्साइड का इंथैल्पी बताना है, तो कार्बन का जो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा वो कार्बन और ऑक्सीजन, तो एक कार्बन ले लिया, एक ऑक्सीजन ले लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये इंथैल्पी बताना हमें जो क्वेश्चन में दे रखा था, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा था, तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सी को ओ से करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, और ये दे रखा था हमें। ऐसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड बनाने का भी दे रखा, तो एक तो ऑक्सीजन यहाँ पे था ही था, एक ऑक्सीजन ले लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, तो इसका भी इंथैल्पी दे रखा था। अब हमें कार्बन चाहिए, जो हमारा मेन जो रिजल्ट है उसमें कार्बन, तो ये कार्बन तो एक ही चाहिए, तो ठीक है, इसको कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको और ये जो सेकंड था, पहले ये थर्ड इक्वेशन को उलट दिया हमने, ताकि कार्बन मोनोऑक्साइड राइट में चला जाए, क्योंकि हमें रिजल्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड राइट में चाहिए ये, ठीक है। तो हमने इसको इन्वर्स कर दिया, तो ये उधर चला गया, ये इधर चला गया, और इसका इंथैल्पी का साइन उलट गया, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बना दिया ये क्वेश्चन नंबर
इक्वेशन नंबर 4 बना दिया उसको इन्वर्स करके। अब ये जो इन्वर्स किया इक्वेशन नंबर 4 और ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 था, इसको और 4 को दोनों को ऐड कर दिया, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कैंसिल हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये कार्बन बच गया, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बच गया। ये हमने कैसे लिख दिया यार, CO कार्बन मोनोऑक्साइड है ये, ठीक है ना। और ये हाफ ऑक्सीजन इसके पास आएगा तो वो इसमें 2 एटम में से 1 एटम चला तो 1 एटम बच जाएगा। इस तरह से ये आ गया। और यहाँ पे फिर उसी तरह से जैसे इसको चेंज ऐड किया था, इंथाल्पी को भी ऐड करेंगे तो ये हमें इंथाल्पी कितना चेंज आएगा ये पता चल जाएगा। यानी कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्ट कर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं तो जो इंथाल्पी मिलता है हमें -110.5 किलो जूल पर मोल। ये भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है क्योंकि ये माइनस में है। कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया, कंटिन्यू रखेंगे हम लोग। ये हेसेस लॉ का है, आगे हम लोग उसको आप रिवीजन करिएगा, कोई डाउट होगा तो बताइएगा आप लोग, ठीक है।